नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि दोस्तों राजनीति विज्ञान के जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों, बुक फर्स्ट का, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों इसके आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे शॉर्ट, लॉन्ग और जितने भी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको आज इसमें देखेंगे। जितने भी 2, 4, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों, उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों जो इस वीडियो की पीडीएफ है आपको फ्री में दी जाएगी, बिना किसी कॉस्ट के आपको इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं सभी शॉर्ट, लॉन्ग और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको। ठीक दोस्तों यह वीडियो पूरा टोटली हिंदी मीडियम में होगा। आप सभी जानते हैं हमारा चैनल इसमें आपको सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करता है, वो भी हिंदी मीडियम में। तो दोस्तों जो हमारा ये मतलब सीरीज चल रही है पूरे क्वेश्चन आंसर की, इसमें आप हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको भी जाके देख सकते हैं। उनकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की जा सकती है। अब एमसीक्यू के बाद हम आप सबको कराने जा रहे हैं जो हमारे मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो ये क्वेश्चन होते हैं, इन सबको हम आपको कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पहले चैप्टर के साथ हाजिर हैं। तो हमारा पहला चैप्टर का दोस्तों हम पहले देखने जा रहे हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसको दोस्तों हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में मोस्टली 2 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि जो दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसको आज इसमें हम देखेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट को देखेंगे। दोस्तों हमारा वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, तो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में महासचिव बने थे दोस्तों, उनकी दोस्तों जो नीतियां थी उसका हमें वर्णन करना है, यानी कि उनकी नीतियों को बताना है। तो दोस्तों उत्तर नीचे इसका दिया गया है। दोस्तों गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। ठीक दोस्तों, इसका मतलब यह है दोस्तों जो मिखाइल गोर्बाचेव थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उनकी नीतियां क्या थी दोस्तों, उनकी नीतियां थी दोस्तों अर्थव्यवस्था को सुधारना, पश्चिमी की बराबरी में सोवियत संघ को लाना और दोस्तों जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें ढील दिया। दोस्तों को जो वहाँ के लोग थे यूरोपीय मतलब यूएसएसआर के, तो दोस्तों यूएसएसआर के लोगों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिली थी, यानी कि बहुत ज्यादा प्रशासन में कड़ाई थी। तो दोस्तों उस प्रशासन की कड़ाई को ढीला भी उन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में किया। तो दोस्तों इनकी सोवियत संघ में जो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे उनकी कुछ नीतियां। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 2 अंक की है, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यानी कि दोस्तों जो सोवियत सिस्टम था या सोवियत प्रणाली थी दोस्तों, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक एकीकृत योजनाबद्ध तथा राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें समाजवादी दल का पूर्ण निर्देशन और नियंत्रण था। यानी कि दोस्तों जो हमारा सोवियत संघ था उसमें क्या था दोस्तों, एक समतावादी समाज, यानी कि जिसमें किसी को कोई गरीब अमीर ना हो, सब क्या हो, सब बराबर के मतलब आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत हो, सबका लेवल, सबका स्तर क्या हो, बराबर हो, यानी कि समतावादी समाज के निर्माण के लिए दोस्तों जो सोवियत संघ में क्या की गई दोस्तों, योजनाबद्ध राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें दोस्तों साम्यवादी दल का पूर्ण निर्देशन और नियंत्रण था दोस्तों। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सोवियत प्रणाली बोलते हैं। यानी कि सोवियत प्रणाली क्या थी दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राज्य का पूरा कंट्रोल का हर एक चीज पर, भूमि पर भी, मतलब फैक्ट्रीज पर भी, जितने भी चीज होती हैं उस पर सब पर किसका कंट्रोल था दोस्तों, उन सभी पर राज्य यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था। और दोस्तों गवर्नमेंट यह कंट्रोल इसलिए रखती थी जिससे समतावादी समाज यानी कि सभी के बीच में क्या हो दोस्तों, बराबरी हो, समतावादी समाज की स्थापना की जा सके। तो दोस्तों इसी व्यवस्था को हम कहते हैं दोस्तों सोवियत प्रणाली। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 2 अंक की है, सोवियत प्रणाली के किन्हीं 2 दोषों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो सोवियत प्रणाली के 2 दोष थे, यानी कि जो उसके 2 कमियां थी, उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर कराऊंगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों टोटली आप सबको जिसकी पीडीएफ है फ्री में दी जाएगी, जिसकी पीडीएफ आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखना चाहते हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर हो, दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पे पूरी तैयारी आपको फ्री में करवाते हैं। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली के किन्हीं 2 दोषों का वर्णन करिए। यानी कि दोष मतलब 2 कमियां। तो दोस्तों सोवियत संघ की कई सारी कमियां थी, लेकिन दोस्तों जो 2 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें दोस्तों हमें ज्यादा लाइन नहीं लिखनी होती है, उसमें हम मैक्सिमम 2 पॉइंट लिखते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पॉइंट के अलावा 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा बता दूंगा, जिससे क्या हो दोस्तों, आप एग्जाम में भूले ना। अगर भूल भी जाए तो आपको 2 पॉइंट तो हमेशा याद ही रहे। दोस्तों अगर 2 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे यह है दोस्तों, तो इन सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम 2 पॉइंट लिख के तो आना ही है। ठीक दोस्तों, 2 के अलावा आप 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 आप जरूर लिखिए, क्योंकि जितने भी 2 अंक के प्रश्न आते हैं उसमें क्या किया जाता है, 2 पॉइंट लिखा जाता है। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको 2 अंक के अलावा मतलब 2
पॉइंट के अलावा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में भूल ना जाएं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग रहे। तो दोस्तों हम आइए आपको कमियां बताते हैं। दोस्तों जो सोवियत प्रणाली की पहली कमी थी वो यह थी दोस्तों, सोवियत प्रणाली में साम्यवादी पार्टी का पूर्ण दबदबा था। दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत प्रणाली में दोस्तों, उसका क्या था, हर एक इंस्टीट्यूशन पे, हर एक संस्था पर क्या था, पूर्ण दबदबा था। पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी यह थी दोस्तों, 15 गणराज्यों में रूस सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिससे असंतोष फैला। दोस्तों जो रूस था वो क्या था, 15 गणराज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। इससे क्या हो रहा था, जो अन्य गणराज्य थे, जो छोटे गणराज्य थे दोस्तों, क्या थे, असंतोष मतलब असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। दोस्तों हम सही जानते हैं जो सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ था दोस्तों, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। लेकिन दोस्तों जो रूस था उसमें वो दादा की तरह व्यवहार करता था, यानी कि वो माफिया बनने की कोशिश करता था। उसके पास ज्यादा शक्तियां थी, अधिक शक्तिशाली था। इससे तो दोस्तों अन्य गणराज्य के लोग थे, यानी कि जो अन्य 14 गणराज्य के लोग थे वो सब क्या करते थे दोस्तों, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। दोस्तों एक कमी ये हो गई। दोस्तों अगली कमी है, पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। यानी कि दोस्तों जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जो पार्टी के लोग थे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के, जिनका शासन था सोवियत संघ पर दोस्तों, उन पार्टी के अधिकारियों को जो आम नागरिक था वहाँ का, उससे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इससे भी लोग तो जो हमारे लोग थे वहाँ के क्या थे, असंतुष्ट थे। तो ये भी एक क्या हो गया, दोष हो गया सोवियत प्रणाली का। दोस्तों अगला दोष था, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। दोस्तों जो हमारी सोवियत संघ था उस पर क्या किया, जो हमारी सोवियत पार्टी थी, अरे सोवियत यूनियन की पार्टी थी दोस्तों, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे सोवियत संघ पर लगभग 70 सालों तक शासन किया था। दोस्तों 70 सालों तक शासन करने के अलावा जो ये पार्टी थी दोस्तों, ये क्या थी दोस्तों, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी, यानी कि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई थी जनता के प्रति। इसका जो मन करता था वो करती थी, जनता के प्रति इसकी कोई जवाबदारी नहीं थी। दोस्तों एक ही सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां जिनका आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, इनमें से आपको 2 लिखना रहेगा, जो भी आपको याद आए उसे आप लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, साम्यवादी सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए देशों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी कि CIS कहा गया है। यानी कि दोस्तों जो स्वतंत्र सोवियत संघ से दोस्तों जितने देश स्वतंत्र हुए थे दोस्तों सोवियत संघ के बाद, उसमें से कुछ देशों ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक स्वतंत्र मतलब संगठन का निर्माण किया दोस्तों। इस संगठन का नाम क्या दोस्तों, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, या दोस्तों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CIS भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर CIS का फुल फॉर्म भी याद रखना है। CIS का फुल फॉर्म है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ठीक दोस्तों, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल वो थे जो दोस्तों साम्यवादी सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए देश थे, और दोस्तों उन्होंने क्या किया था, एक संगठन बनाया था, और इसी संगठन को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ठीक दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जो कि हमारे इस वीडियो का चौथा प्रश्न है, किन बातों के कारण सोवियत संघ में गोर्बाचोव सुधार के लिए बाध्य हुआ। दोस्तों यह प्रश्न हमारे NCERT से लिया गया है। दोस्तों हम इसमें जितने भी अपने वीडियो बनाएंगे अपने इस सीरीज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में, उसमें दोस्तों हम NCERT के भी क्वेश्चन शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों NCERT के क्वेश्चन वही शामिल किए जाएंगे जो आपके परीक्षा से की दृष्टि से दिए गए हैं। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी बौद्धिक क्षमता को परखने के लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों उसमें आपकी सोच समझ को विस्तृत करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, वो आपके एग्जाम के मतलब दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे NCERT के, उन सभी को भी आपको इस वीडियो, जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की, उसमें दूंगा। ठीक दोस्तों आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर NCERT का भी सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है साफ आप देख सकते हैं, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। तो दोस्तों जो गोर्बाचेव था वो सोवियत संघ में सुधार के लिए इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए इसलिए बाध्य हुआ था दोस्तों, क्योंकि वहाँ यानी कि सोवियत संघ में दोस्तों देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यानी कि जो USSR था वो क्या था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ चुका था। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा मिखाइल गोर्बाचेव था दोस्तों, क्या हुआ, ये वहाँ पर सुधार के लिए बाध्य हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ राजनीतिक व्यवस्था जड़ और भ्रष्ट हो चुकी थी। दोस्तों जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी, पॉलिटिकल व्यवस्था यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, वो दोस्तों जड़ हो चुकी थी और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था। इसलिए भी हमारा जो मिखाइल गोर्बाचेव था वो वहाँ पर सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों जनता में असंतोष बढ़ रहा था तथा पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी और सैन्य प्रतिस्पर्धा का भारी दबाव था। जनता में असंतोष था, और दोस्तों जो पश्चिमी देश थे दोस्तों उनके साथ तकनीकी और सैन्य प्रतिस्पर्धा का भी भारी दबाव था। इसलिए दोस्तों जो हमारा मिखाइल गोर्बाचेव था उसने 1985 में आकर कुछ सुधार वहाँ की अर्थव्यवस्था में और वहाँ की राजनीति के क्षेत्र में किए। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। दोस्तों दूसरी दुनिया का अर्थ है पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के गुट को समाजवादी या
समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया कहा जाता है। यानी कि दोस्तों पूर्वी यूरोप के जितने भी गुट थे दोस्तों, या जितने भी देश थे दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, इनको समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। और दोस्तों जो दूसरी दुनिया था दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो समाजवादी खेमा था दोस्तों, इस खेमा का नेता दोस्तों समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरी दुनिया के नेता दोस्तों आप जान सकते हैं जो हमारा यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत गणराज्य था, ये था। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने 6 प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, भारत और रूस के मध्य मधुर संबंधों को दर्शाने वाले 2 तत्वों को लिखिए। यानी कि दोस्तों हमें ऐसे 2 फैक्ट बताने हैं, 2 तत्व बताने हैं दोस्तों, जिससे पता चले कि भारत और जो हमारा रूस है उसके मध्य क्या है दोस्तों, मीठे संबंध है या मधुर संबंध है। दोस्तों पहला तथ्य यह हो सकता है दोस्तों, वर्ष 2001 में भारत और रूस के बीच 40 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है जो भारत और जो रूस है दोस्तों उसमें क्या है, मधुर संबंध है। इसके अलावा दोस्तों भारत और रूस के बीच मधुर संबंध आप इससे जान सकते हैं दोस्तों, जो भारत है हमारा, और रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। यानी कि दोस्तों जो भारत है वो रूस से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। और दोस्तों हमारे जितने भी सैनिक के साजो सामान है वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, रूस से मंगाए जाते हैं। अधिकतर हमारे सैनिक के जितने भी सामान यूज होते हैं, साजो सामान, वो सब रूस से मंगाए जाते हैं। ठीक दोस्तों हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों जो है, भारत रूस से हथियार खरीदता है तथा रूस ने भारत को परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी सहयोग दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा रूस है वो क्या करता है दोस्तों, भारत को परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी क्या करता है दोस्तों, सहयोग देता रहा है। जब हमें अंतरिक्ष में अपने कुछ मतलब सहयोग की जरूरत पड़ी है तो हमें रूस सबसे पहले देने के लिए हाजिर रहा है। दोस्तों ये कुछ मतलब तत्व थे जिससे पता चलता है भारत और रूस में क्या है दोस्तों, मधुर संबंध है। मधुर संबंध का मतलब अच्छे संबंध है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी। दोस्तों बर्लिन की दीवार जो थी दोस्तों, ये वर्ष 1961 में बनाई गई थी। दोस्तों बर्लिन की दीवार बर्लिन को 2 भागों में बांटती थी, एक ईस्ट बर्लिन और एक पूर्वी बर्लिन, और दोस्तों एक क्या, पश्चिमी बर्लिन। यानी कि एक ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में क्या करती थी, जो बर्लिन की दीवार थी बर्लिन को 2 भागों में बांटती थी। दोस्तों यह दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती थी। दोस्तों जो दीवार थी किसका प्रतीक थी, यह शीत युद्ध का प्रतीक थी, यानी कि कोल्ड वार का बर्लिन की दीवार प्रतीक थी। और दोस्तों ये 1961 में बनाई गई थी। इसे भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख के आइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मध्य एशियाई गणराज्य बाहरी शक्तियों के लिए अखाड़ा कैसे बन गए। यानी कि दोस्तों जो मध्य एशिया के जितने भी हमारे गणराज्य हैं, जितने भी देश हैं, वो दोस्तों बाहरी शक्तियों का अखाड़ा कैसे बन गए, इसको हमें बताना है, इसका हमें मतलब विस्तृत रूप में इसको समझाना है। दोस्तों इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, यह क्षेत्र पेट्रोल और गैस के विशाल भंडार से समृद्ध है। दोस्तों जो हमारा मध्य एशिया का गणराज्य है, ये बाहरी शक्तियों के लिए क्या बन गया है, एक अखाड़ा का क्षेत्र बन गया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, पेट्रोल और गैस के क्या है, विशाल भंडार है। यानी कि यहाँ पर पेट्रोल और गैस बहुत समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है। लेकिन दोस्तों इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका और चीन दोनों इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों जो मध्य एशिया गणराज्य है, वहाँ पर अमेरिका और चीन अपना क्या करना चाहते हैं दोस्तों, प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पेट्रोलियम है, वहाँ पर गैस है, वहाँ पर गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर इसका आर्थिक लाभ तो हुआ है पेट्रोल और गैस होने का, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर तेल कंपनियां हैं और जो बाहरी ताकतें हैं दोस्तों, उसकी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा का केंद्र बन चुका है हमारा मध्य गणराज्य। मध्य गणराज्य में दोस्तों आप जानते हैं ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं जो हमारे ईस्ट मतलब एशिया के मिडिल में है। ठीक दोस्तों यहीं पर आपका जितना भी वेरी शॉर्ट आंसर या क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर की तरफ, या जितने भी हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी तरफ। दोस्तों जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये 4 अंक के पूछे जाते हैं। दोस्तों यही प्रश्न कहीं कहीं पर क्या होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में, यानी कि लॉन्ग आंसर के रूप में 5 अंक के रूप में पूछ जाते हैं। यानी कि दोस्तों कहीं कहीं पर ये जो 4 अंक का हमारा प्रश्न है इसे 5 अंक में पूछा जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है 4 अंक में पूछा जाता है। जहाँ 4 अंक में पूछा जाता है वहाँ इसे लघु उत्तरीय कह देते हैं, और जहाँ 5 अंक में पूछा जाता है वहाँ इसे दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर कह देते हैं। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रश्न अगर आपका आए तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको आगे कराऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो कि फ्री है। आप क्लिक करेंगे लिंक पे, तुरंत आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और दोस्तों आप डेली एमसीक्यू, पीडीएफ और क्लास नोट्स के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हम आपको डेली एमसीक्यू देते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, क्लास नोट्स देते हैं, अन्य चीजें जितनी भी होती हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको दी जाती है। तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिए।
और दोस्तों अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ब्यूटी वेलनेस, ऑटोमोटिव या कोई भी सब्जेक्ट जो आर्ट का है दोस्तों से पढ़ते हैं, दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो भी दोस्तों आपके हिंदी मीडियम में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने हम शॉर्ट आंसर की तरफ, जो कि हमारे 4 अंक के होते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सोवियत संघ की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पर सोवियत संघ के 4 जो मतलब गुड क्वालिटीज थी, विशेषताएं थी, उनका वर्णन करना है। दोस्तों जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, मैंने पॉइंट में लिखा हूँ यहाँ पर। इन पॉइंट को अगर आपको मतलब एग्जाम में आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है तो जो पॉइंट है दोस्तों आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से विस्तार के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड से रूप में आंसर दे रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग आंसर आपको दूंगा फालतू की चीज़ें का कि इसलिए है ये सब लिखूंगा, तो आपसे दोस्तों याद करने में भी दोस्तों कठिनाई होती है। इसलिए आपको शॉर्ट रूप में दिया हूँ, जिससे आप मेन जो कीवर्ड्स हैं उसे याद कर लें। जो पेपर आएगा, मतलब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बनाकर आप अच्छे से लिख सकते हैं। आपको लिखना यही चीज़ है, बस आपको इसमें मतलब इसको विस्तृत रूप दे देना है अपने भाषा में। दोस्तों चलिए देखते हैं हम इसे अपने पहले प्रश्न को, सोवियत संघ की 4 विशेषताओं को। दोस्तों आप इस प्रश्न को लिखने से पहले थोड़ा सा पहले लिख देंगे उसका परिचय के रूप में, ऐसे कुछ 2-3 लाइन लिख देंगे। डायरेक्ट आप विशेषताएं नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है ना, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप पहले लिख देंगे सोवियत प्रणाली थी क्या, कैसे अस्तित्व में आई। तो आप यहाँ पर छोटा सा लाइन लिख सकते हैं, वर्ष 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। यानी कि दोस्तों जो हमारा 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे हम रूसी क्रांति बोलते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो सोवियत प्रणाली थी, या जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ बोलते हैं दोस्तों, यह अस्तित्व में आया। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं इस प्रकार थी। ठीक दोस्तों, यानी कि उसके बाद आप उसकी 4 विशेषताएं लिखेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 4 से अधिक विशेषताएं दी हैं दोस्तों, इसलिए 4 से अधिक विशेषताएं दी हैं ये जो नीचे दी गई हैं, जिससे आपको अगर पेपर में इन चारों में से कोई भूल जाते हैं तो इसमें से कोई भी क्या करें, एक लिख दें। तो इसीलिए दोस्तों आपको मैं यहाँ पर 4 पॉइंट पूछेगा, लेकिन 4 पॉइंट से ज़्यादा बताऊंगे जिससे आपको याद रहे। दोस्तों आप इसको हेडिंग देंगे कि सोवियत प्रणाली की 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। और दोस्तों जो पहली विशेषता थी सोवियत प्रणाली थी, यह थी दोस्तों उन्नत संचार व्यवस्था। दोस्तों जो हमारी सोवियत प्रणाली थी, वहाँ पर जो संचार व्यवस्था थी, यानी कि कम्युनिकेशन और जो आने जाने की वहाँ पर व्यवस्था थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी। यानी कि वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से जा सकते थे, अपना वार्तालाप कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर संचार की व्यवस्था क्या थी, अच्छी थी। और दोस्तों दूसरा था वहाँ पर बेरोजगारी का अभाव। दोस्तों वहाँ पर क्या था, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं था। अब दोस्तों जैसे प्रश्न आता है, ये वाला प्रश्न आपका 4 अंक में या 5 अंक में, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे पहले बेरोजगारी का अभाव, इसको क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे जो सोवियत प्रणाली थी उसकी विशेषता ये क्या थी कि वहाँ पर बेरोजगारी का अभाव था। वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बेरोजगार हो, सभी को रोजगार सरकार प्रदान करती थी, ऐसे लिख देंगे। ठीक दोस्तों, इन सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। दोस्तों अगला इसमें आप पॉइंट लिखेंगे साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व। यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी वहाँ पर क्या था, जो हमारी साम्यवादी पार्टी थी उसका क्या था, वर्चस्व था। उसके अलावा दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो यह है जीवन स्तर की न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको जो न्यूनतम जीवन स्तर होता है उसकी सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। और दोस्तों अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। यानी कि वहाँ पर निजी व्यवस्था, जो निजी स्वामित्व होता है उसका अभाव था। वहाँ पर मिल्कियत का जो प्रमुख रूप था वो राज्य का स्वामित्व था। यानी कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी, जितने भी खेती थी, जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, सबका राज्य, यानी कि राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, सब पे गवर्नमेंट का क्या था, कंट्रोल था। यानी कि वहाँ पर प्राइवेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पर सभी चीज़ें क्या थी, सरकारी थी। और दोस्तों आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पादन शामिल है। यानी कि दोस्तों जो सोवियत प्रणाली थी उसमें क्या था दोस्तों, सोवियत प्रणाली में दोस्तों विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें मतलब खनिज तेल, लोहा, इस्पात और बड़ी मशीनरी उत्पादन क्या है, शामिल है। और दोस्तों सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। तो दोस्तों ये क्या थी, यहाँ की समाजवादी प्रणाली या सोवियत प्रणाली जो थी दोस्तों उसकी 4 विशेषताएं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि दोस्तों जो शॉक थेरेपी लाई गई थी वो क्या हो सकी, वो सफल नहीं हो सकी। दोस्तों इसके पक्ष में, यानी कि इसको बताइए कि कैसे जो हमारी शॉक थेरेपी थी वो असफल नहीं हो पाई, असफल क्यों हुई, इसका क्या करिए दोस्तों, आप अपने कथन के साथ तर्क दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे शॉक थेरेपी पूरी तरह असफल रही जिसके कारण निम्नलिखित हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर 4 कारण लिखेंगे, लेकिन 4 कारण से आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन रहे 4, 5 नंबर का रहे 5। ठीक दोस्तों, अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इसी का सिर्फ 2 नंबर मतलब 2 पॉइंट लिख देंगे।
दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो सोवियत मतलब जो शॉक थेरेपी थी या जो शॉक थेरेपी थी उसका क्या था दोस्तों, जो उसके दोस्तों हमारे असफल होने के कारण थे वो क्या थे दोस्तों, उसके जिस कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है दोस्तों, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। दोस्तों जब सोवियत प्रणाली के देशों ने दोस्तों शॉक थेरेपी अपनाया, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रेरित थी दोस्तों, इससे क्या हुआ, जो रूस का दोस्तों औद्योगिक ढांचा था वो क्या हो गया, चरमरा गया। दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे आप, बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया, यानी कि दोस्तों जितने भी बड़े उद्योग थे उनको कम दामों में बेच दिया गया। समाज की पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था समाप्त हो गई, यानी कि दोस्तों समाज में पहले ही कल्याणकारी व्यवस्था थी, सरकार सबको मतलब जीवन स्तर की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराती थी, वो सब क्या हो गया दोस्तों, कल्याणकारी व्यवस्था समाप्त हो गई। रूसी मुद्रा यानी कि रूबाल का मूल गिर गया, यानी कि दोस्तों जो रूस की मुद्रा है जिसका दोस्तों हम रूबाल बोलते हैं, जैसे यूएसए की मुद्रा को हम डॉलर बोलते हैं, वैसे रूस की मुद्रा को हम रूबाल बोलते हैं। तो दोस्तों जो रूबाल था उसका मूल्य गिर गया। दोस्तों आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई, यानी कि जब शॉक थेरेपी लाई गई तो वहाँ के जितने भी लोग थे उनमें क्या हुआ, अमीर ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। इसका मतलब वहाँ पर आर्थिक विषमता जो थी दोस्तों वो क्या हो गई, बढ़ गई, उसमें वृद्धि हुई, और दोस्तों वहाँ पर माफिया वर्ग का उदय हुआ। तो दोस्तों ये तो कुछ कारण थे या दोस्तों कुछ ऐसे तथ्य थे जिनकी वजह से जो हमारी शॉक थेरेपी थी दोस्तों अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन गया, व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों जो सोवियत संघ था जब वो टूट गया, उसका जब विघटन हो गया तो विश्व एक ध्रुवीय बन गया। दोस्तों अब इसी की व्याख्या करनी है, कैसे विश्व एक ध्रुवीय बन गया सोवियत संघ के पतन के बाद या विघटन के बाद। दोस्तों आप इसका पहले उत्तर लिखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ऐसे शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा होगा, या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देशों अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे, और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपको इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं छोटे शब्दों में, तो इसका मतलब यह है दोस्तों, जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो दोस्तों शीत युद्ध के अंत के में केवल दो संभावनाएं थी। दो संभावनाएं क्या थी, पहली संभावना यह थी दोस्तों कि जो हमारा विश्व है दोस्तों या तो एक ध्रुवीय बन जाएगा, या तो दोस्तों क्या होगा, जो बची हुई महाशक्ति है उसका दबदबा रहेगा। ठीक दोस्तों, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, जो हमारा कई सारे देश थे दोस्तों वो क्या होंगे, वो अलग अलग जो देश थे दोस्तों मतलब एक समूह के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ना तो दोस्तों विश्व हमारा बहुत ध्रुवीय बना, और ना दोस्तों बहुत सारे जो हमारे मतलब देश थे उन्होंने मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरे। दोस्तों इसकी जगह हुआ क्या, हमारा दोस्त जो विश्व था वो क्या हुआ दोस्तों, वह एक ध्रुवीय विश्व बन गया। दोस्तों हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अकेली महाशक्ति बन बैठे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो हमारा विश्व था वो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, एक ध्रुवीय बन गया। दोस्तों ऑप्शन मतलब आप पॉइंट फर्स्ट देकर लिखेंगे, विश्व में केवल अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा। अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन अमेरिका के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया, और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आया। क्योंकि दोस्तों इसका अर्थ यह हो गया है थर्ड पॉइंट का, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संबंधों की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आया। क्योंकि दोस्तों जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध दोस्तों अब उसमें हमारा जो रूस मतलब जो अमेरिका था उसका दबदबा चलने लगा, और जो उसकी संस्थाएं थी जैसे कि IMF जिसपे अमेरिका का दबदबा है, और दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक जिसपे अमेरिका का दबदबा है। दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों पर दोस्तों क्या हुआ, रूस मतलब जो हमारा अमेरिका था उसका वर्चस्व स्थापित हुआ, और ये दोस्तों जो संस्थाएं थी इन्होंने अनेक देशों को लोन दिया, और दोस्तों ये सभी लोन जो दिए गए वो अमेरिका के हितपूर्ति के लिए भी दिए गए। तो दोस्तों ये था कारण जिसकी वजह से जो हमारी विश्व था सोवियत संघ के विघटन के बाद वो एक ध्रुवीय बन गया। ठीक दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य में संघर्ष बना हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क दीजिए। मतलब दोस्तों जो हमारे पूर्व सोवियत संघ गणराज्य हैं दोस्तों, जो पूर्व सोवियत संघ के शामिल थे दोस्तों, उनमें दोस्तों संघर्ष बना हुआ है। यानी कि जितने भी हमारे पहले सोवियत संघ में शामिल हुए देश थे उनमें दोस्तों संघर्ष बना हुआ है। क्या दोस्तों आप इस बात से सहमत हैं? अगर दोस्तों सहमत है तो इसका क्या करिए, तर्क दीजिए। हाँ दोस्तों यह कथन सही है। क्यों सही है दोस्तों, इसका तर्क नीचे है यहाँ पर। दोस्तों तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। इससे पता चलता है हमें जो हमारा पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य दोस्तों संघर्ष का केंद्र बने हुए हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पूर्व सोवियत संघ का
गणराज्य का एक देश है दोस्तों तजाकिस्तान। वहां पर दोस्तों लगभग 10 वर्षों तक क्या चला, गृह युद्ध चला। उसके अलावा दोस्तों चेचन्या और दागिस्तान में भी हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। दोस्तों जो चेचन्या और दागिस्तान है यहाँ पर भी क्या हुआ, हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच तनाव बना रहा और यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी राजनीतिक आंदोलन हुए। दोस्तों इन सभी से पता चलता है कि जो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य है उसमें संघर्ष क्या हुआ दोस्तों, बना हुआ है या संघर्ष के क्षेत्र बने हुए हैं। दोस्तों आप यहाँ से ये तर्क लिख सकते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन 5 है, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण कीजिए। यानी कि दोस्तों जितने भी पहले के साम्यवादी देश थे, पूर्व साम्यवादी देश का मतलब जो पहले साम्यवादी देश थे, जो पहले यूएसएसआर में जितने भी देश शामिल थे सोवियत संघ में, उनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं, अच्छे हैं या मतलब खराब हैं, उसी को दोस्तों हमें क्या करना है, बताना है, उसी का हमें परीक्षण करना है। दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को लिखने से पहले जो 4 पॉइंट है इसको लिखने से पहले दोस्तों आप एक 2 लाइन ऐसा छोटा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे पूर्व के साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। यानी कि दोस्तों जो भारत ने क्या किया है, जो पूर्व के साम्यवादी देश हैं दोस्तों उनके साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं। लेकिन आप लिखेंगे भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। जो रूस है उसके साथ दोस्तों जो हमारे पूर्व साम्यवादी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा गहरे संबंध हैं। ठीक दोस्तों इसके कई कारण हैं। हमारे जो पूर्व साम्यवादी देश हैं उनके साथ हमारे मतलब संबंध मीठे होने के या मधुर होने के। दोस्तों पहला कारण है दोस्तों, भारत और रूस के बीच 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। ठीक दोस्तों, और उज्बेकिस्तान में भारतीय सिनेमा लोकप्रिय है। यानी कि दोस्तों जो पूर्व साम्यवादी देश है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भारतीय सिनेमा क्या है, लोकप्रिय है। यानी कि वहाँ के जो भारत के हीरो हैं अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ये सब क्या है दोस्तों बहुत ज्यादा ही मतलब फेमस हैं पूर्व साम्यवादी देश में। ठीक दोस्तों, पूर्व साम्यवादी देश को मतलब समझ रहे हैं ना, तो दोस्त पहले यूएसएसआर में शामिल थे, उन्हीं को बोल रहे हैं पूर्व साम्यवादी देश। पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब यहाँ पर जो पहले साम्यवादी रह चुके हैं। तो दोस्तों जितने भी देश साम्यवादी रह चुके हैं पहले, जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब दोस्तों क्या है दोस्तों पूर्व साम्यवादी देश हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भारत की फिल्में हैं बहुत ही अच्छे से देखी जाती हैं। यानी कि यहाँ पर भारतीय सिनेमा क्या है, पूर्व साम्यवादी देशों में लोकप्रिय है। उसके अलावा दोस्तों आप लिख सकते हैं भारत रूस के से हथियार और तेल आयात करता है। जो दोस्तों हमारा भारत है वो क्या करता है, रशिया से तेल यानी कि ऑयल और जो हमारा हथियार होता है यानी कि जो हमारा वेपन होता है उसका क्या करता है दोस्तों, इंपोर्ट करता है यानी कि आयात करता है। और दोस्तों मैंने आपको भी पहले ही बताया था जो भारत है वो रशिया से हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि भारत के जितने भी साजो सामान हैं या हथियार हैं रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लिख सकते हैं सोवियत संघ ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। यानी कि दोस्तों जब भी कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा है संयुक्त राष्ट्र में, तब तक सोवियत संघ ने क्या किया है, हमारा समर्थन किया है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ तो मतलब तथ्य थे जिससे आप बता सकते हैं कि जो साम्यवादी देश हैं और जो भारत है उसके बीच में क्या है, मधुर संबंध है, अच्छे संबंध हैं। अब और दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो हमारे एग्जाम में मोस्टली 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर, जो अधिकतर एग्जाम में 5 नंबर के या कहीं कहीं पर मतलब 6 नंबर के या कहीं कहीं पर 5 नंबर के भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिए जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन अभी कराए शॉर्ट आंसर ना, अगर दोस्तों वो भी आपके क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर के रूप में आते हैं यानी कि 5 या 6 नंबर के रूप में आते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर के रूप में। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट आंसर में कराया तो आप उसका आंसर लॉन्ग में नहीं देंगे, जिसमें भी पूछा जाए शॉर्ट या लॉन्ग में उसको आपको दे देना है। ठीक दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है लॉन्ग आंसर का यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों जब सोवियत संघ विघटन हो गया, सोवियत संघ जब बिखर गया दोस्तों, जब टूट गया तो उसके क्या परिणाम हुए, उसी के हमें 6 परिणामों के दोस्तों बताना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 6 परिणाम दे रहा हूँ दोस्तों, इनको आपको याद कर लेना है और इनकी व्याख्या आपको पेपर में करके आनी है अच्छे से। जैसे शीत युद्ध का अंत हुआ, पहला परिणाम क्या हुआ सोवियत संघ की प्रणाली के विघटन का, कि शीत युद्ध का अंत हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आप जब सोवियत प्रणाली, इसको लिखने के बाद ऐसे आप लिख देंगे शीत युद्ध का अंत हुआ। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख दीजिएगा, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। और दोस्तों शीत युद्ध के अंत होने के साथ साथ जो सोवियत संघ था वो 15 भागों में विभाजित हो गया। ऐसा सब कुछ क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानी कि इसको आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे। और दोस्तों अगला पॉइंट है आपका हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। यानी कि दोस्तों जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी अमेरिका में और यूएसएसआर में कि कौन ज्यादा हथियार बना लेगा, कौन अच्छे हथियार बना लेगा, इसकी दौड़ भी क्या होगी दोस्तों, समाप्त हो गई। दोस्तों अगला परिणाम था दोस्तों सोवियत संघ के विघटन का। दोस्तों सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभाजित हुआ। यानी कि दोस्तों जो सोवियत संघ था जब वो विघटित हो गया क्या हुआ, तो वह 15 गणराज्य यानी कि 15 देशों में क्या हो गया, सोवियत संघ बट गया। उसके अलावा दोस्तों जो चौथा पॉइंट लिखेंगे वह लिखेंगे आप स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ। अभी तो मैंने आपको बताया था स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए
क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए वीडियो पीछे करके, मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कराया है आपको CIS। दोस्तों जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे क्या हुआ दोस्तों, हमारे जो CIS थे यानी कि जो हमारे दोस्तों स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल थे दोस्तों, उनका क्या हुआ, गठन हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव आया, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति संबंध था उसमें अब सोवियत संघ के विघटन के बाद बदलाव आ गया और उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हुई और जो समाजवादी व्यवस्था थी वो कमजोर हुई। ये सब भी आप लिख सकते हैं। आप यह भी लिख सकते हैं इसमें कि जो हमारा विश्व था वो एक ध्रुवीय हो गया। इसके अलावा लिख सकते हैं जो अमेरिका था उसका दबदबा बढ़ गया और अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया और उसने जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी जैसे कि IMF, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, इन सभी पर क्या किया, मजबूती हासिल की और सभी देशों को प्रभावित करना चालू किया। इन सब तथ्यों को भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये था आपका पहला दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड लॉन्ग आंसर है वो आया है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो सोवियत संघ थे उसके विघटन के क्या कारण थे, क्या ऐसे प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से हमारा जो सोवियत संघ था वो उसका विघटन हो गया। दोस्तों आपने देखा, मैंने आपकी सोवियत संघ की विशेषताएं बताई थी ना, उसमें आपको बताया कि वहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, सबको जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं मिलती थी। दोस्तों इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी दोस्तों सोवियत संघ क्यों विघटित हो गया, क्यों टूट गया? दोस्तों इसके जो टूटने के प्रमुख कारण थे उसी का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। दोस्तों जो सोवियत संघ के विघटन के वर्णन है इस प्रकार है दोस्तों, जो प्रमुख कारण है दोस्तों सोवियत संघ के नीचे इस प्रकार दिए गए हैं। दोस्तों जब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपको परिणाम याद है तो 1-2 पॉइंट वहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या लिखेंगे दोस्तों, जो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है। जो आपका मेन आंसर है वो ये होगा। उससे पहले आप 2-3 लाइन का कोई भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो मेन आंसर है मैंने यहाँ पर आपको दिया है पॉइंट में, आप इसे याद कर लीजिए और इसी को आपको परीक्षा में लिखना है। और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा भी जाता है। दोस्तों जो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मतलब जो पहला कारण है सोवियत संघ के विघटन का वह यह है दोस्तों, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति न होना। यानी कि दोस्तों जो सोवियत संघ है इसलिए विघटित हो गया क्योंकि दोस्तों सोवियत संघ जो था वो जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं करता था। यानी कि जो वहाँ की जनता की आकांक्षाएं थी दोस्तों वो अच्छे से सोवियत संघ के द्वारा पूरी नहीं की जाती थी। जनता की आकांक्षाएं न पूरी होने के कारण दोस्तों जो जनता थी वहाँ पर उसमें असंतोष था। और दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, नौकरशाही का बढ़ता नियंत्रण। वहाँ पर दोस्तों जो नौकरशाही थी यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो सब क्या थे दोस्तों, उनका बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। वहाँ पर लोगों पर नौकरशाही का शिकंजा था। वहाँ पर लोग नौकरशाही के अंडर में रहते थे क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जब MLA MP नहीं होंगे, यानी कि जब वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर MLA MP थोड़ी ना होंगे जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो MLA MP नहीं होंगे तो वहाँ पर नौकरशाही के हाथों में ही सारी ताकत रहेगी। जब नौकरशाही के हाथों में सारी ताकत रहेगी तो लोगों पर क्या करेगी, अत्याचार तो करेगी ही, या उसका जो नियंत्रण रहेगा वो लोगों पर बहुत ज्यादा कठोर रहेगा। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि नौकरशाही का वहां पर नियंत्रण बहुत ज्यादा था, लोगों पर शिकंजा नौकरशाही का कसा हुआ था। दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे आप, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग हथियारों में। वहां के जितने भी संसाधन थे दोस्तों क्या किए जा रहे थे, हथियारों में लगाए जा रहे थे। हथियार बनाने में क्या किया जा रहा था, सोवियत संघ के सारे संसाधनों को लगाया जा रहा था जिससे कि क्या हो सके, जो सोवियत संघ है हथियारों की होड़ में आगे निकल सके। और दोस्तों अगला कारण था वह था बोर्गोचेव के सुधार का विरोध। यानी कि दोस्तों जब बोर्गोचेव ने सुधार किया तो उसका विरोध भी हुआ वहां पर। उसकी कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां की थी उसने बढ़ावा दिया उस विरोध को। उसके कारण भी क्या हुआ दोस्तों, जो सोवियत संघ था उसका विघटन हुआ। दोस्तों रूस का वर्चस्व, हम सभी जानते हैं दोस्तों सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन दोस्तों इन 15 गणराज्यों में रूस क्या था, सबसे शक्तिशाली था। तो इससे होता क्या था दोस्तों, जो अन्य गणराज्य थे 14 बचे हुए, वो सब क्या करते थे दोस्तों, वो सब दोस्तों खुद को बहुत ही दुर्बल या बहुत ही कमजोर महसूस करते थे। दोस्तों रूस का वर्चस्व भी क्या हुआ, जो सोवियत संघ था उसके विघटन का एक प्रमुख कारण बना। दोस्तों अगला इसका कारण हो जाएगा अर्थव्यवस्था की गतिहीनता। यानी कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी दोस्तों गतिहीन हो चुकी थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो चुकी थी। वहाँ पर ज्यादा कुछ उत्पादन सही से नहीं हो रहा था। अर्थव्यवस्था के गतिहीन होना भी एक क्या था, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण था। ठीक दोस्तों देखते हैं अपने थर्ड प्रश्न को, यानी कि अपने दीर्घ उत्तरीय तीसरे प्रश्न को। दोस्तों शॉक थेरेपी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था शॉक थेरेपी क्या थी ना, और दोस्तों शॉक थेरेपी की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है कि उसकी मतलब जो क्वालिटीज थी या दोस्तों तो लक्षण थे वो क्या थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर पहले इस प्रश्न को लिखने से पहले, क्योंकि 6 अंक का प्रश्न है, तो यहाँ पर सीधे आप विशेषताएं नहीं लिखेंगे जहाँ पर विशेषताएं मैंने दी हैं। उससे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे दोस्तों, जैसे कि शॉक थेरेपी क्या थी, कब चालू हुई, किसने दिया था, कौन कौन इसे मतलब
प्रभावित हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, तो दोस्तों ये सब आप पहले लिख देंगे। दोस्तों आप लिखेंगे पहले, शॉक थेरेपी सोवियत संघ के पतन के बाद अपनाई गई वह आर्थिक नीति थी जिसके तहत समाजवादी अर्थव्यवस्था को तेजी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला गया। यानी कि दोस्तों जो हमारी शॉक थेरेपी थी वो सोवियत संघ के पतन के बाद अपनाई गई एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसमें जो हमारी समाजवादी व्यवस्था थी उसको क्या करना था दोस्तों, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था से तेजी से क्या करना था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना था। दोस्तों अगर कोई चीज आप मान लीजिए अचानक चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप समाजवादी व्यवस्था तो अचानक पूंजीवादी व्यवस्था बनाना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि जो चीज पहले से ही मतलब एज इट इज चली आ रही है, आप उसमें अचानक बदलाव लाएंगे। बदलाव लाना था तो आपको धीरे धीरे करके लाना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने अचानक ला दिया सारी चीजें। वहां पर आपने अचानक प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अचानक क्या कर दिया, सारी चीजों को निजी हाथों में दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी शॉक थेरेपी थी वहां के जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बुरा प्रभाव डाली सोवियत संघ की जितने भी देश थे उनके अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों यही था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कि जो ये सोवियत मतलब शॉक थेरेपी थी दोस्तों में क्या थी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को तेजी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक आर्थिक नीति थी। ठीक, एक आर्थिक नीति से भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे सोवियत संघ की विशेषताओं को, आप हेडिंग देंगे सोवियत संघ की विशेषताएं। फिर उसके बाद अभी जितने पॉइंट दिए हैं मैंने 6-7, इसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे। ठीक, और दोस्तों पहली विशेषता क्या थी हमारी शॉक थेरेपी थी दोस्तों, पहली विशेषता हमारी थी निजी स्वामित्व को बढ़ावा। यानी कि दोस्तों जो निजी स्वामित्व था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बढ़ावा दिया गया। पहले दोस्तों क्या था, समाजवादी व्यवस्था में हमारा गवर्नमेंट का सारा मतलब स्वामित्व रहता था, लेकिन दोस्तों जब पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट स्वामित्व यानी कि निजी स्वामित्व को क्या किया गया दोस्तों, बढ़ावा दिया गया। तो दोस्तों पहली विशेषता हो गई शॉक थेरेपी की, निजी स्वामित्व को बढ़ावा। दोस्तों दूसरी विशेषता इसकी थी राज्य संपत्ति का निजीकरण, यानी कि जो राज्य की संपत्ति थी, जो गवर्नमेंट की संपत्ति थी, जो पहले संस्थाएं थी, जो जितनी भी चीजें थी जो पहले गवर्नमेंट के हाथों में थी, अब उसको क्या किया गया दोस्तों, उसको अब निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। यानी कि सारी सरकारी चीजों को क्या किया गया, निजीकरण किया गया। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जो इसकी तीसरी विशेषता थी दोस्तों, तीसरी विशेषता यह थी मुक्त व्यापार व्यवस्था, यानी कि इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों, जो मुक्त व्यापार व्यवस्था थी उसको लाया गया। ठीक दोस्तों, अब जो हमारी सोवियत संघ के देश थे उनको क्या किया गया, पूरब के देशों के साथ जोड़ा गया डायरेक्ट, और उनको मुक्त व्यापार करने के लिए क्या किया गया दोस्तों, मुक्त व्यापार करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपका अगला पॉइंट हो जाएगा सामूहिक फर्मों का अंत। दोस्तों जो पहले सामूहिक फर्में चलती थी, जो पहले सामूहिक खेती होती थी दोस्तों, अब सामूहिक खेती का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब खेती का क्या कर दिया गया दोस्तों, निजीकरण कर दिया गया। यानी कि खेती जो थी सब में अब क्या कर दी गई, जमीन बांट दी गई। अब कि आप लीजिए जमीन और क्या करिए, आप इस जमीन पर खेती करिए। मान लीजिए पहले इतनी जमीन थी, इस पर सभी लोग मिलकर खेती करते थे, लेकिन जब सोवियत मतलब जब शॉक थेरेपी आ गई, शॉक थेरेपी में क्या किया गया, जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, और एक एक छोटा छोटा टुकड़ा सभी को दे दिया कि आप इस पर खेती करिए, आप इस पे करिए, आप इस पे करिए। तो यानी कि जो सामूहिक फर्मों का अंत भी क्या हो गया दोस्तों, एक शॉक थेरेपी की विशेषता हो गई। और दोस्तों मुद्रा का मुक्त लेन देन, दोस्तों जब शॉक थेरेपी आई तो उससे क्या हुआ, जो मुद्रा था उसका मुक्त लेन देन चालू हो गया। ये भी एक विशेषता थी शॉक थेरेपी की। और दोस्तों जो अगली विशेषता थी वह थी दोस्तों कि पूंजीवादी व्यवस्था को प्राथमिकता, यानी कि जो समाजवादी व्यवस्था थी पहले उसकी जगह पर क्या करना, जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था थी दोस्तों उसको क्या करना, बढ़ावा देना। यानी कि समाजवादी व्यवस्था का अंत और पूंजीवादी व्यवस्था की क्या करना, प्राथमिकता। और दोस्तों अगला पॉइंट लिख देंगे आप, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, यानी कि जो पश्चिमी देश थे उनकी आर्थिक व्यवस्था से क्या करना, अपने संबंध मजबूत करना, उनसे अपना जुड़ाव स्थापित करना। ये क्या थी, शॉक थेरेपी की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप लिखेंगे, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को तुरंत सुधारना था, लेकिन इससे महंगाई, बेरोजगारी और असमानता भी बढ़ी। यानी कि दोस्तों जो शॉक थेरेपी थी उसका क्या उद्देश्य था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी मतलब पूर्व साम्यवादी देशों की, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना। लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं, बल्कि वहाँ पर इससे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक असमानता भी बढ़ गई। और जो हमारी पूरी व्यवस्था थी वो क्या हो गई, पूरी की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो गई। यानी कि वहाँ पर बहुत ज्यादा इसके क्या हुए, नकारात्मक प्रभाव देखे गए शॉक थेरेपी के। ठीक दोस्तों, और दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के महाशक्ति बनने का कारण लिखिए। यानी कि दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके अंत के बाद या उसकी समाप्ति के बाद ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ क्या हो गया, महाशक्ति बन गया, यानी कि सुपर पावर बन गया। दोस्तों इसके कारण कुछ इस प्रकार होंगे। दोस्तों पहला है परमाणु शक्ति संपन्न होना। जो हमारा सोवियत संघ था दोस्तों क्या था, वो परमाणु शक्ति संपन्न था, यानी कि उसके पास परमाणु हथियार था। तो इसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, जो हमारा सोवियत संघ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बन गया। उसके अलावा दोस्तों सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, मजबूत थी, यानी कि मजबूत अर्थव्यवस्था भी उसको एक महाशक्ति बनने में क्या की, बहुत ज्यादा लाभ प्रदान की। उसके अलावा दोस्तों जो सोवियत संघ था उसकी
जो संचार प्रणाली थी बहुत दोस्तों उन्नत थी, यानी कि उन्नत संचार व्यवस्था भी सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में उसकी मदद की। उसके अलावा दोस्तों उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जो सोवियत प्रणाली थी दोस्तों वहाँ पर पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ें क्या की जाती थी, उसी के देश में बनाई जाती थी, यानी कि जो उत्पादन में आत्मनिर्भरता थी, सभी चीज़ों को अपने देश में ही बनाया जाता था यूएसएसआर में, वो भी इसको क्या किया, महाशक्ति बनाने में बहुत ज़्यादा मदद किया। दोस्तों इसके अलावा आप लिख सकते हैं पांचवा, वार्सा संधि पर नियंत्रण, यानी कि जो वार्सा पैक्ट हुआ था उस पर क्या था दोस्तों, जो सोवियत संघ था उसका क्या था, नियंत्रण था। उसके अलावा दोस्तों जो सोवियत संघ था इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में द्वितीय विश्व के बाद उभरा। ठीक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा लास्ट लॉन्ग आंसर होने वाला है। इसके बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है हमारा, दोस्तों ये एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों तब भी मैंने इस प्रश्न को इसलिए शामिल किया है जिससे थोड़ा आपको मतलब समझ रहे, अगर इस तरह का प्रश्न आता भी है तो आपसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आपको इस प्रश्न का हल मैं आपको देता हूं। दोस्तों सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। यानी कि दोस्तों सोवियत अर्थव्यवस्था को हमें किसी भी पूंजीवादी देश की, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, उसकी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का क्या करना है, जिक्र करना है। एक रूप से आप जान लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाजवादी व्यवस्था को हमें एक पूंजीवादी व्यवस्था से क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करनी है। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करने वाली 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ठीक जगह आप है लिखेंगे, थी मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया है। दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा राज्य का नियंत्रण, यानी कि दोस्तों जो राज्य का नियंत्रण होगा आपका प्रथम पॉइंट होगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे सोवियत संघ में उद्योग, भूमि, बैंक और संसाधन राज्य के स्वामित्व में थे, जबकि पूंजीवादी देशों में निजी स्वामित्व प्रमुख होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा सोवियत संघ था उसमें राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, यानी कि दोस्तों जो हमारा यूएसएसआर था उसमें क्या था दोस्तों, जितने भी भूमि, बैंक और दोस्तों जितने भी संसाधन थे जैसे कि उद्योग हो गए, इन सब पर राज्य का स्वामित्व था, यानी कि गवर्नमेंट का क्या था, इस पर अधिकार था या स्वामित्व था। जबकि दोस्तों जो पूंजीवादी देश होते हैं उसमें क्या होता है, निजी स्वामित्व प्रमुख होता है, यानी कि वहाँ पर निजी स्वामित्व होते हैं, बैंकों पर, भूमि पर क्या होता है, सभी पर निजी स्वामित्व होता है। तो पहला क्या हो गया अंतर, राज्य का पूर्ण नियंत्रण, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा केंद्रीकृत योजना व्यवस्था, यानी कि दोस्तों सोवियत अर्थव्यवस्था को केंद्रीय योजना आयोग द्वारा संचालित होती थी, जहां उत्पादन और वितरण के लक्ष्य तय किए जाते थे, जबकि अमेरिका में बाजार और मांग आपूर्ति पर आधारित व्यवस्था होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों केंद्रीकृत योजना मतलब वाली व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, आर्थिक संबंधी नीतियां बनाई जाती थी दोस्तों, वो सभी योजना आयोग द्वारा संचालित होती थी। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था रहती है जैसे कि अमेरिका में दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों जितने भी दोस्तों मतलब वितरण के, उत्पादन के लक्ष्य जो तय किए जाते हैं दोस्तों, वे सभी अमेरिका जैसे देशों में दोस्तों बाजार की मांग आपूर्ति पर आधारित व्यवस्था से होते हैं। यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो नियोजन होता है उसका कोई स्थान नहीं होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, लेकिन वहीं पर दोस्तों जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर नियोजन को क्या किया जाता है, प्रमुख स्थान दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे निजी लाभ की बजाय सामाजिक उद्देश्य, यानी कि इसमें आप क्या लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप लिखेंगे जो समाजवादी व्यवस्था होती है जैसे कि सोवियत अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर जो लाभ था वो निजी ना होकर वो सामाजिक लाभ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता था। यानी कि सोवियत प्रणाली में जितने भी युद्ध उद्योग चल रहे थे, जितने भी मतलब संसाधन थे, जितने भी वहाँ की फैक्ट्रियाँ थी, उन सबका उद्देश्य था कि लोगों का कल्याण हो। लेकिन दोस्तों जो हमारे पूंजीवादी देश होते हैं जैसे कि अमेरिका, यहाँ पर जितने भी उद्योग होते हैं, जितने भी मतलब संस्थाएं होती हैं, उनका उद्देश्य होता है कि निजी लाभ हो, ना कि सामाजिक लाभ हो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रश्न उत्तर, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट से संबंधित था। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है आपको, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे एमसीक्यू वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि मैंने प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू बना रखे हैं, अगर दोस्तों आपने उसे अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए हमारे एमसीक्यू को देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एमसीक्यू की प्ले लिस्ट की लिंक, वहाँ से आप जाकर एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है, आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।